So, hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair of 4th of September. For reference, you can use Drishti IAS website. Our approach will be the same as that of our previous lectures कि हम कवर करेंगे न्यूज़ को इस रिस्पेक्ट में कि प्री से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में हम कैसे कहाँ पर किस डाटा का यूज़ कर सकते हैं या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. इन लास्ट वी विल बी कवरिंग 3 or 4 questions from our today's current affairs session, and we will be preparing a rough framework for those questions so that you can have an idea on how to approach questions, how you can use the minimum knowledge you have to frame the answers, and have some understanding of answer writing, basic understanding for that. So this is the purpose of this lecture. Coming to our first news, that is about prisons. So this was about open prisons कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ गाइडलाइन या पता नहीं कुछ एडवाइजरी वगैरह जारी की होगी ओपन प्रिजन्स के रिगार्डिंग. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट है या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है या फिर यूनियन सब्जेक्ट है. सो दिस वी नीड टू नो हियर कि जो प्रिजन है वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्री में. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट कि इसकी नीड क्या है. अब हमें पता है कि जो हमारे मैक्सिमम जो केसेस चल रहे हैं किसी भी क्रिमिनल पर वो बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं. तो जो क्रिमिनल्स का जो नंबर है प्रिजन्स में वो इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर फाइट्स होते हैं या जो भी है उन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होती हैं. तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं दैट इज अबाउट ओपन प्रिजन्स. इसमें क्या होगा कि जैसे जेल्स में हम प्रिजनर्स को बिल्कुल बांध कर रखते हैं वैसे नहीं रखा जाएगा, एक ओपन एरिया में रखा जाएगा. उन्हीं क्रिमिनल्स को ये बाहर लाकर इन प्रिजन्स में रखा जाएगा जिनका बिहेवियर अच्छा रहा होगा, जो ऑलरेडी 5 साल जेल में स्पेंड कर चुके हैं उन्हें ही बाहर निकाला जाएगा. बीच बीच में उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स से या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स से जाकर मिल सकते हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइनेंशियली. सो दिस यू नीड टू नो हियर कि यहाँ पर फ्रीडम थोड़ा सा ज़्यादा होगा इनमेट्स के लिए. सेमी ओपन और ओपन जेल्स हैं. इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन के बेस पर ये वर्क करेगा कि जो डिसिप्लिन्ड होंगे केवल उन्हीं कैदियों को बाहर निकाला जाएगा. गुड कंडक्ट होना चाहिए, ये इसका क्राइटेरिया है. लास्ट 5 ईयर वो जेल में ऑलरेडी रह चुका हो. अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारा जस्टिस का जो सिस्टम है वो वर्क करता है रिफॉर्म पे. यानी 2 तरह का जस्टिस होता है कि एक तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है, एक रेट्रीब्यूटिव है. रेट्रीब्यूटिव में पनिशमेंट पर फोकस किया जाता है, जबकि जो रिफॉर्मेटिव है वहां पर पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि हम जो इनमेट है उसके बिहेवियर में हम चेंज ला सकें. तो दिस इज द पर्पस, क्योंकि रिफॉर्मेटिव जस्टिस को हम फोकस करना चाहते हैं. इसके अलावा वन मोर थिंग यू नीड टू नो कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बोलता भी है कि जेल इज एन एक्सेप्शन. सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हम उनके प्रिजनर्स के मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें और उसमें चेंजेस लेकर आए. इसके अलावा जो अभी तक जो रूल्स रेगुलेशन जो सिस्टम चला आ रहा है वो कॉलोनियल लीगेसी का एक कॉन्सिक्वेंस है, तो चेंजेस लाने टाइम के साथ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. दिस यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट आयुष. Nothing you need to know here. It was in news, that's why I mentioned it here. You can mention it in your mains answer writing when there is a question on healthcare sector. तो वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो, या फिर ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम पे अगर कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पर आप मेंस आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हो. सो बेसिकली व्हाट इज आयुष? आयुष इज ए सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन कि जो हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे
मेडिकल टेक्निक्स, उनका हम रिवाइवल करें अच्छे से। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देख लो, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड वन मोर दैट इज होम्योपैथी। सो ये 4 या 5 तरह के सिस्टम्स हैं जो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। दिस यू नीड टू नो हियर, nothing else you need to know here. Read only highlighted part, again I am mentioning here. Coming to our next news, that is about National Institute of Animal Biotech. Again, this is not important for you with respect of pre. You can use it where? In your mains answer writing. For example, if you get any question on livestock, तो वहां पर आप इसे क्योट कर सकते हो, वहां पर आप इसे मेंशन कर सकते हो। सो दिस यू नीड टू नो हियर कि ये एनिमल्स से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, जहां पर क्या होगा, ऑल्सो इट इज अलाइंड विद आवर बायो E3 पॉलिसी दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर रिसेंट लेक्चर्स, कि इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट को फोकस करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी लेकर आए हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये फोकस करेगा किस किस पर? DNA सीक्वेंसिंग पर। एक्चुअली यू जस्ट नीड टू नो कि इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत है नहीं। वैसे ये बेसिकली फोकस करेगा कि जो हमारा एनिमल्स से रिलेटेड जो भी सिस्टम है, कि हम उनको उनका जो रियरिंग कर रहे हैं या फिर उनसे हम हाइब्रिड नए एनिमल्स बना रहे हैं जो हमारे लिए बेटर प्रोडक्शन देंगे, तो या फिर उसका फूड इंडस्ट्री में हम कैसे कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पर ये फोकस करेगा। दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। सो बेसिकली इट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द प्रीवियस न्यूज इटसेल्फ, दैट इज अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक। वहीं पर ये मेंशन था। ये टर्म हो जाती है तो साइंस एंड टेक में टर्म से क्वेश्चन बनते हैं, 3 की रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो यू नीड टू नो कि ये सीक्वेंसिंग हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है। सो बेसिकली हम करते क्या है कि जो हमारा जीनोम होता है, दैट इज हमारा जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है, उसे हम अगर सीक्वेंस करते हैं तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है? जब हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक का, तो हम इसका यूज़ करते हैं DNA सीक्वेंसिंग में, RNA सीक्वेंसिंग में, इसके अलावा म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। म्यूटेशन क्या होता है? जब कोई हमारा जीन जब हमारा कोई जीन किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से ड्रास्टिकली चेंज कर जाएगा तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हार्मफुल रेडिएशंस है वो हमारे किसी जीन पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो हमारा जो जीन है वो म्यूटेट कर जाएगा। सो दिस यू नीड टू नो हियर, यूज्ड फॉर DNA एंड RNA सीक्वेंसिंग। इसकी एप्लीकेशन आपको देखनी है, रीड ओनली हाईलाइटेड पार्ट, अगेन आई एम मेंशनिंग हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज ओपेक प्लस। आई डोंट नो कि ये ऐसे कैसे नजर आ रहा है हमें। ओके, सो डोंट वरी, ये PDF में सही हो जाएगा, बट यू नीड टू नो हियर आई एम मेंशनिंग ओपेक प्लस इज अ बेसिकली कार्टेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। सो दिस यू नीड टू नो हियर। ओपेक प्लस बना किससे है? अब ओपेक कंट्रीज जो हमारी हैं उसी में 10 कंट्रीज और ऐड हो गई हैं। ओपेक कंट्रीज हमारी 12 थी, इसमें 10 कंट्रीज और ऐड हो गई हैं, तो ये हमारी बनाती है ओपेक प्लस। दिस यू नीड टू नो हियर। अब यहाँ से प्री में PYQ आ चुका है। वैसे मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि 12 कंट्रीज ऑलरेडी हैं ओपेक में, कि आपको वो याद करने की ज़रूरत है, बट क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स में ऑलरेडी PYQ आ चुका है, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। So don't try to cram all these things. What you need to do here is to read all the countries. Try to just memorize. बस आप एक बार अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ लो, ज़्यादा करो लिख लो अगर आप नोट्स बना रहे हो।
एंड ट्रस्ट मी, अगर वहां पर आप ऑप्शंस आते हैं आपके पास तो आप एलिमिनेट कर पाओगे एटलीस्ट, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कंट्रीज थी. सो जस्ट गो थ्रू दीज वंस. जो ओपेक कंट्रीज हैं हमारी, उनमें हमारे पास आती हैं अल्जीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, देन सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला. सो जो इसमें आप मेजर पार्ट देख रहे हो वो हमारा गल्फ कंट्रीज को इंक्लूड करता है. सो दिस यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू आवर नॉन ओपेक कंट्रीज जो कि इस ग्रुपिंग में ऐड की गई है. सो यहाँ पर हमारे पास कौन सी हो जाएंगी? रशिया, साउथ सुडान, ओमान, मेक्सिको, देन मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रूनेई, Bahrain and Azerbaijan. So just read these ones and leave this for now. Otherwise, you can make some trick out of this कि कुछ एक आप निमोनिक्स वगैरह बना लो कि कैसे आप इन्हें याद कर सकते हो. Also, you will be covering these countries when you will be going through your mapping classes. तो वहां पर जब आप मैपिंग करोगे तो थोड़ा सा आपको याद रखने में आसान हो जाएगा कि कहाँ से कौन सी कंट्रीज ओपेक में आ रही हैं, कौन सी कंट्रीज ओपेक प्लस में आ रही हैं. सो फॉर नाउ जस्ट गो थ्रू दीज वंस, नथिंग एल्स यू नीड टू नो. वन मोर थिंग लेट मी मेंशन हियर फॉर यू कि जो ओपेक कंट्रीज हैं वहां पर कतर नहीं आता है. सो फोकस दीज वंस कि जो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये वहां पर प्रेजेंट है लेकिन कतर, यूएई ये सब आसपास है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट LGBTQIA+. सो अर्लियर इट यूज्ड टू बी LGBTQ+. नाउ it is LGBTQ. I we use for intersex and A we use for asexual persons and plus is कि और भी ऐड हो सकते हैं इसमें. सो दिस यू नीड टू नो. अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि हम अगर कोई LGBTQ+ कम्युनिटी से बिलोंग करता है और 2 पर्सन्स वहाँ पर एक दूसरे के साथ किसी रिलेशन में हैं, तो वो एक अपना सिंगल राशन कार्ड बनवा सकते हैं. इसके अलावा वो अपना जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो सेक्शन 377 था जिसके अकॉर्डिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप्स लीगल नहीं थे, उसे उसके सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया था. दिस यू नीड टू नो हियर. अब इन सब से होगा क्या, इनसे क्या होगा कि जो जेंडर बाइस है वो घट जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये था कि हम जेंडर बाइसनेस की अगर बात कर रहे थे तो कि हम केवल देख रहे थे मेल फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में. नाउ वी नीड टू ब्रॉड आवर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस रिस्पेक्ट्स. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट वाज समथिंग अबाउट रिलेटेड टू सन. आई जस्ट डोंट रिमेम्बर क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट शायद नहीं था वो. बट यू नीड टू नो हियर कि जो लेयर्स होते हैं सन के वो क्या क्या होते हैं. इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक चीज कवर नहीं की है सन के कॉन्टेक्स्ट में कि सोलर विंड हो गए या फिर कोरोनल मास इजेक्शंस हो गए, वो क्या होते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये बार बार न्यूज में रहेगा. तो वी विल बी कवरिंग दैट इन लेटर पोर्शन ऑफ द लेटर लेक्चर्स. क्योंकि अगर अभी यहाँ पर मैं सब कुछ दे दूंगी तो मे बी आप उसे रिकॉल ना कर पाओ, मे बी उसे याद ना कर पाओ, तो हम थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कर लो वो पक्का हो जाएगा. देन वी विल गो फॉर सम अदर टर्म्स, फिर वो पक्के हो जाएंगे. तो दिस वी नीड टू डू हियर कि एक साथ सब कुछ ना करें. हैव पेशेंस. सो लेयर्स ऑफ द सन क्या होते हैं, सबसे अंदर जो हमारा होता है वो कोर होता है. देन हमारा रेडिएटिव जोन आता है जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है रेडिएशन के थ्रू. देन कन्वेक्शन जोन आता है. कोर में ही हमारी सारी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं. दिस यू नीड टू नो. देन फोटोस्फीयर आता है जो कि विजिबल सरफेस होता है सन का, जिसे हम देख सकते हैं. देन क्रोमोस्फीयर आता है
ये फोटोस्फीयर के ऊपर होता है। देन इसके बाद एक ट्रांजिशन लेयर होता है दैट यू डोंट नीड टू नो। देन आउटर पार्ट होता है कोरोना, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। अर्थ में कोरोना सबसे अंदर वाली लेयर होगी, सन में सबसे बाहर वाली होगी। जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे सन की सबसे बाहर वाली लेयर पर, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सन स्पॉट्स क्या होते हैं। सो सन स्पॉट्स हमारे डार्क एरियाज होते हैं, फोटोस्फीयर पर ये प्रेजेंट होते हैं। दिस यू नीड टू नो। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इनका जो टेम्परेचर होता है वो बाकी एरियाज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जिसके कारण ये कूलर होते हैं बाकी सन का जो टेम्परेचर होगा उसके कंपैरिजन में। दिस यू नीड टू नो है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट वाज अबाउट साइक्लोन बी। सो बेसिकली इट वाज मेंशन्ड देयर कि इसका यूज किया गया था जूस को किल करने में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसे यूज किया गया था। दैट यू डोंट नीड टू नो। वट यू नीड टू नो हियर इज कि ये एक पेस्टिसाइड था जो कि बनाया गया था, लेकिन जब ये एयर के साथ रिएक्ट करता है, एक्सपोज जब हम इसे करते हैं, एक्सपोज टू एयर, ये पॉइजनस हो जाता है और हमें रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, तो ये पॉइजनस हो जाएगा। ऑल्सो यू नीड टू नो कि ये हाइड्रोजन साइनाइड बेसिकली होता है। साइक्लोन बी इज द नेम ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। दिस यू नीड टू नो। एक्सपोज करेंगे एयर से तो ये क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। सो दिस यू ऑल नीड टू नो हियर। आई होप यू विल बी गेटिंग दिस स्लाइड वेरी क्लियरली कि दिस पीडीएफ कि यहाँ से हमें क्या क्या कवर करना है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट, वन मोर स्लाइड। वेट a minute, let me save this one. So coming to our next PDF, इसमें हमारे पास आज ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही स्लाइड है। सो दिस यू नीड टू नो हियर फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव कि क्योंकि हमें कई बार लिटरेसी पे अगर क्वेश्चन आ जाता है, इवन ऐसे में भी आ जाता है, तो वहाँ पर हम इसका थोड़ा सा मेंशन करके यूज़ कर सकते हैं। एल्स इन दैट यू नीड टू नो कि अगर कहीं पर हमें लिटरेसी की डेफिनेशन मेंशन करनी है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो कि जो NILP प्रोग्राम है उसने लिटरेसी को डिफाइन किया है। बेसिकली ये हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वो प्रोग्राम होंगे जिसमें कुछ फंडिंग सेंटर करेगा, कुछ फंडिंग स्टेट करेगा। इसके अलावा एक हमारे पास सेंट्रल सेक्टर होते हैं। सेंट्रल सेक्टर में सारी की सारी फंडिंग सेंटर करता है। सो दिस यू नीड टू नो हियर कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसी का नाम उल्लास भी है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसमें हमने एक टेस्ट को इंक्लूड किया है, दैट इज फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के असेसमेंट के लिए ये हमारे पास एक टेस्ट है। लिटरेसी को जो डिफाइन किया है NILP ने, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी पर्सन है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए रीड करने की, राइट करने की और अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके पास होनी चाहिए। ये डाटा आप यूज कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन के लिए। दैट इज 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 25.76 करोड़ पीपल वर इलिटरेट। सो दिस यू नीड टू नो हियर। अब ये आपको करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी कर लिया। लिटरेसी की डेफिनेशन ये भी हमने कर लिया, बस गो थ्रू दिस वंस अगेन कि रीड करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, राइटिंग की होनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व कर ले, अर्थमेटिक विद कॉम्प्रिहेंशन। सो दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू डू हियर। आपकी मर्जी है, गो थ्रू करना चाहो कर लो, पर आई विल नॉट सजेस्ट दैट क्योंकि मैंने इन्हें ऐड नहीं किया इधर।
मेरा डाटा यहीं तक था. So we are done with this. Coming to our question part. So our first question is, आज के क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है. Our first question is the role of open prison and how will they help us to avoid overcrowding, and how will they help in inmate rehabilitation. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब सोचो क्या ये हो सकता है इसमें. तो आंसर में हम क्या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, एक्चुअली यू जस्ट डिफाइन ओपन प्रिजन है क्या. अदरवाइज आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो हमारा प्रिजनर्स का जो रेशियो है, प्रिजनर्स और स्टाफ का जो रेशियो है वो बहुत ही अनफेवर्ड कह सकते हो, या फिर वो अच्छा नहीं है, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है. यानी प्रिजनर्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है वहाँ पर हमारा स्टाफ है पुलिस का वो बहुत कम है. सो इट बिकम्स एन अननेसेसरी बर्डन फॉर दोज पुलिस पर्सनल्स कि वो उन्हें कैसे मैनेज करते हैं. तो इसलिए ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं. अदरवाइज यू जस्ट डिफाइन कि ओपन प्रिजन होते क्या है. देन कमिंग टू आवर बॉडी पार्ट. बॉडी में हमें क्या मेंशन करना है कि रोल क्या होगा इनका. सो ये किस किस में हेल्प करेंगे वो बेसिकली आप मेंशन कर सकते हो कि ये उनकी मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, जो प्रिजनर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर. इसके अलावा ये ओवर क्राउडिंग कम कर देंगे, क्योंकि क्या होगा जो हमारे पास गुड कंडक्ट वाले प्रिजनर्स हैं उन्हें निकालकर हम जेल से बाहर रख रहे हैं, तो जेल में ऑफ कोर्स उनका रेट कम हो जाएगा. सो दिस विल बी हेल्पिंग इन दैट ऑल्सो. इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जैसा कि हमने देखा था कि ये अपने फैमिलीज को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे बाहर आने के बाद. सो दिस विल बी हेल्पफुल इन दैट ऑल्सो. इसके अलावा क्या होगा हमारे पास कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस को प्रमोट करेगा ये. इसके अलावा क्या होगा कि ये हमारा कॉस्ट भी कम कर देगा जो हम प्रिजनर्स पर स्पेंड कर रहे हैं. इसके अलावा क्या होगा, जस्ट ट्राई टू थिंक कि क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल ये उनके स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा प्रिजनर्स के. सो दिस यू नीड टू मेंशन हियर. 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दो. नथिंग एल्स यू नीड टू डू. कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, वहाँ पर हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस पर बिलीव करता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें मौका दिया जाए सुधरने का. जेल इज एन एक्सेप्शन, सो इट कैन बी मेंशन एज अ गुड स्टेप इन दैट सिनेरियो. Coming to our next question, let me clear this one first. Second question is about opaque countries. What is opaque and how changes in global supply dynamics from non-opaque countries will impact India की economic growth and energy needs. So this you need to know here कि क्वेश्चन में पूछ कर क्या रहा है. तो अब हमें क्वेश्चन समझ आ चुका है, तो आंसर का सोचे हम. तो बेसिकली इंट्रो में हम क्या डाल सकते हैं कि ओपेक है क्या. तो ये एक कार्टेल लाइक ग्रुप है जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है
जो कंट्रोल करता है ऑयल के प्राइसेस को. So this will be our intro part. Coming to our body part. बॉडी में हमें क्या मेंशन करना है कि जब नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, जैसे हमने पढ़ा था रशिया है, अजरबैजान है, इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा हमारी जो ऑयल की सप्लाई है उसके डायनेमिक्स पर. तो फर्स्ट वी कैन मेंशन हियर कि जो हमारी सप्लाई चेन है उसकी रेसिलियंस इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास चॉइस आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कोरोना के टाइम पर रशिया से इंपोर्ट किया था ऑयल, तो दैट वी कैन मेंशन हियर. सेकंड क्या होगा, प्राइस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कि पहले जो था केवल ओपेक कंट्रीज वो एक प्राइस डिसाइड कर देते थे, तो ये कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा. थर्ड है हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ओपेक कंट्रीज पर, वो कम हो जाएगा. इसके अलावा फोर्थ है हमारे पास कि कहीं ना कहीं हमें नए इंटरनेशनल रिलेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा बाकी कंट्रीज के साथ भी. इसके अलावा हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास बेटर चॉइसेस होंगी कि हम यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी एनर्जी नीड्स अच्छे से पूरी होंगी, फुलफिल्ड होंगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. सो दिस यू कैन मेंशन हियर. इसके अलावा so I think this is all you can mention here. Coming to our third question. That is about measures taken for LGBTQIA plus community and impact thereof. सो इंट्रो में हम सिंपली बता सकते हैं कि LGBTQ प्लस कम्युनिटी है क्या, या वो चैलेंजेस कैसे फेस कर रहे हैं. क्योंकि अर्लियर दिस वाज अ टसल बिटवीन कि केवल 2 जेंडर हैं, वहीं पर हमें स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे थे कि हम कैसे वुमेन को मैन के इक्वल लेकर आए. तो अब हमारे पास एक और ब्रॉड व्यू हो जाता है देखने के लिए कि हम कैसे LGBT कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व करें, उन्हें भी वही राइट्स दे जो बाकियों को मिले हैं. सो दिस यू कैन मेंशन इन इंट्रो. कमिंग टू आवर बॉडी पार्ट, दैट इज कौन कौन से मेजर्स हमने लिए हैं. सो हमने सेक्शन 377 को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. हमने जॉइंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है. हमने राशन कार्ड 1 कर दिया है दोनों के लिए, अगर कोई कपल रिलेशन में आता है तो उनके लिए 1 राशन कार्ड होगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक कमेटी बिठाई जाए या फिर कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं जिसके थ्रू हम उन्हें भी उनकी जो मैरिजेस हैं उनको लीगल बैकिंग दे सकें. सो दिस वी नीड टू नो हियर कि ये मेजर्स हमने लिए हैं. इसके अलावा यू कैन मेंशन कि जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें भी हमने LGBTQ कम्युनिटी के लिए इनिशिएटिव लिया था कि उनके लिए अलग से टॉयलेट्स बनाए जाएं, समथिंग लाइक दिस वाज देयर इन न्यूज़. सो दिस ऑल वी कैन मेंशन हियर. कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, सो ये क्या करेगा कि हमें एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू देगा और हमें हमें करना क्या चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हमें कुछ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देना है इधर. तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम कुछ अच्छी स्कीम्स लेकर आएं जो कि बेनिफिट करे LGBTQ कम्युनिटी को, ताकि उन्हें हम लेकर आ सकें
अपने ग्रोथ में उनका, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ में, अपनी कंट्री के ग्रोथ में उनका इन्वॉल्वमेंट हम लेकर आ सकें, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके. सो दिस यू कैन मेंशन हियर. Coming to our fourth question, that is about issues related to. So ये तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो. आई होप ये तो कोई ना भी पढ़े तो भी कर सकता है. उन्हें एड्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि हम सब स्कूल लाइफ से निकले हैं तो हमें अच्छे से पता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. एड्रेस करने के लिए करंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है. सो आंसर में हम क्या मेंशन करेंगे कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसका जो कंटेंट है वो पुराना चला आ रहा है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पहले से जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है, उसी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसका कंटेंट स्पेशली उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे इतना टाइम हो चुका है ऑलरेडी. और इसी के लिए गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव भी लेकर आई है, जैसे कि NEP वगैरह. कमिंग टू आवर बॉडी पार्ट. बॉडी में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि इश्यूज क्या क्या हैं. अब इश्यूज आप बता सकते हो कि ओल्ड कंटेंट है हमारे पास जिसे अपडेट करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है, जैसे हम पढ़ते भी हैं कि देयर आर बुक्स जिनमें मेंशन किया है, एक अगर हमने एक ब्लैक गर्ल को दिखाकर नीचे अगली लिख दिया, तो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे आर क्रिएटिंग ऑन द ब्रेन्स ऑफ आवर students, especially those students that are just entering their schools. For example, आप एक KG या फिर आप एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को बता रहे हो कि ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ अगलीनेस, अदरवाइज डाउरी को रिलेट करके जो उन्होंने अपने ओपिनियंस दे रखे हैं, तो उसे अपडेट करने की नीड कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये जो भी चला आ रहा है. इसके अलावा जो हमारा इंग्लिश में चला आ रहा है कि इंग्लिश की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ये कॉलोनियल लीगेसी का ही सिंबल है अभी भी. तो हमें ज़रूरत है कि एटलीस्ट जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसे हम मदर टंग में कराएं. मदर टंग में नहीं है, इंग्लिश है, वो हमारे पास एक इश्यू बन के आता है. इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. उनके ट्रेनिंग का जो करिकुलम है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. इसके अलावा हम मेंशन कर सकते हैं सेक्स एजुकेशन शुड बी एडेड, या फिर मतलब न्यू कॉन्सेप्ट ऐड करने की ज़रूरत है. यू कैन मेंशन इन वन गो हियर कि सेक्स एजुकेशन हो गया, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन लिटरेसी हम मेंशन कर सकते हैं. ये सब इधर ऐड करने की ज़रूरत है. मोरल एजुकेशन ऑल्सो. else and that we can mention here कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर इतना फोकस नहीं किया जाता है. दैट इज़ सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. सो 360 डिग्री डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. यानी अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो वो चीज़ें कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर. गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेंशन हियर अच्छे से. सो दीज आर ऑल दी इश्यूज. ये नेवर एंडिंग है, पता नहीं कितने मेंशन कर सकते हैं. कमिंग टू आवर सॉल्यूशंस, दैट इज एड्रेस करने के लिए करंट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है. तो हम NEP पॉलिसी लेकर आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो गो थ्रू दिस पॉलिसी वंस आई विल से, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप कैसे ना कैसे डाल सकते हो, और ये अभी तक न्यूज़ में है और काफ़ी साल से न्यूज़ में है पिछले. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. कवर दिस इन वेरी कम. एक्चुअली आपको इसको बिल्कुल निचोड़ कर पी जाना है. सो कवर दिस वेरी थोरोली आई से. तो NEP में हम क्या क्या लेकर आए हैं कि मदर टंग में एजुकेशन होगा. इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन हम लेकर आए हैं.
इसके अलावा हम फोकस कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन में जो नंबर है वो इंक्रीज हो। एक्चुअली नंबर तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन ड्रॉप आउट रेट अभी भी ज़्यादा ही है, तो वी नीड टू मेंशन हियर कि हायर एजुकेशन में हम इंक्रीज करें नंबर स्टूडेंट्स का। इसके अलावा हम टीचर्स के लिए बेटर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। 360 डिग्री डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस किया जाएगा। सो दिस ऑल वी आर डूइंग फॉर आवर। इसके अलावा अभी हमने कवर किया था NILP प्रोग्राम, दैट विल बी कहीं ना कहीं supplementing the NEP policy, National Education Policy. This we can mention here. इसके अलावा हम मेंशन कर सकते हैं कि PM श्री स्कूल्स हमने खोले हैं, या फिर that is I can't remember actually, EMRS स्कूल्स या EMRS स्कूल्स हम खोल रहे हैं जो कि ट्राइबल्स के लिए हैं। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो दिस यू ऑल नीड टू मेंशन हियर। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, वही है कि हमें अपडेट करने की ज़रूरत है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने कंटेंट को, क्योंकि जो यूथ है वो अभी हमारे फेवर में है। जो हमारी डेमोग्राफी कंपोजिशन है, जो हमारी डेमोग्राफी है, वहाँ पर यूथ का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरत है उस यूथ को लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट करने की, कि वो कंट्रीब्यूशन कर पाए अपना कंट्री के डेवलपमेंट में। सो दिस इज ऑल, वी आर डन हियर with our today's lecture. Nothing else we need to do here. I hope you all are getting some kind of help from these lectures. Thank you all of you. Have a great journey.